हेलो दोस्तों, जूजू और नमस्ते। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। मैंने कुछ दिन पहले राइट टू इंफॉर्मेशन टॉपिक के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैंने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 क्या है, कब बना, कौन सा इंफॉर्मेशन हम आरटीआई के जरिए मांग सकते हैं इत्यादि, इन सब चीज़ों में मैंने डिस्कशन किया। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आरटीआई कैसे फाइल करते हैं। अगर आपको आरटीआई का जवाब नहीं मिलता है या आपका आरटीआई पिटीशन को खारिज कर दिया जाता है तो आप क्या करेंगे, और इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में भी चर्चा करेंगे। आशा करता हूं आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। एनीवेज, मैं हूं आपका होस्ट सुनील कुमार चकमा। I welcome you all to my YouTube channel. So let's begin the topic. ये तो हम सभी जानते हैं कि आरटीआई पिटीशन कोई भी भारतीय नागरिक फाइल कर सकते हैं, लेकिन आरटीआई फाइल करने से पहले ये जानना जरूरी है कि आरटीआई कैसे फाइल करें। चलिए जान लेते हैं आरटीआई फाइल करने का प्रक्रिया को। आरटीआई पिटीशन हमेशा संबंधित विभाग के लोक सूचना अधिकारी यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को एड्रेस करके बाय पोस्ट या ऑनलाइन प्रक्रिया से, या फिर जिस विभाग से आप सूचना मांग रहे हो वहां जाके मौखिक आरटीआई पिटीशन फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, आरटीआई फाइल करते समय आपको संबंधित पीआईओ यानी लोक सूचना अधिकारी को 10 रुपये पेमेंट करने होते हैं, जो कि आप इंडियन पोस्टल ऑर्डर या फिर डिमांड ड्राफ्ट या चालान के तौर पे भी दे सकते हैं। आपको उसी विभाग से सूचना मांगने हैं जिस विभाग से आपको सूचना प्राप्त करनी हो। उदाहरण के तौर पे, अगर आप टीचर्स अपॉइंटमेंट के संबंधित कोई भी सूचना चाहते हैं तो आप संबंधित एजुकेशन डिपार्टमेंट के पीआईओ को एड्रेस करके आप अपनी पिटीशन फाइल करेंगे। आरटीआई पिटीशन में आपको पॉइंट वाइज मेंशन करना जरूरी है कि कौन सा इंफॉर्मेशन या रिकॉर्ड आपको चाहिए, या फिर आपको सिर्फ मेंशन किए गए पॉइंट का उत्तर चाहिए। बट रिमेंबर, जो भी इंफॉर्मेशन आप मांगते हैं वो इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट की सेक्शन 2 ऐप के परिभाषा के अंतर्गत होना चाहिए। अदरवाइज PIO may refuse to supply information to you. If you are filing RTI petition, आपको आपका complete address including PIN number application में देने होंगे ताकि इंफॉर्मेशन ऑफिसर आपसे कम्युनिकेट कर सके या आप तक इंफॉर्मेशन सप्लाई कर सके। और सबसे जरूरी बात, RTI के सेक्शन 7 सबसेक्शन 5 कहता है, If an applicant belongs to below poverty line or BPL families and seeking information, तो उनको आरटीआई फी देने की जरूरत नहीं। उनको बस बीपीएल सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी एप्लीकेशन के साथ पीआईओ को देना है। आरटीआई पिटीशन किसी भी ऑफिशियल लैंग्वेज में लिख के कंसर्न पीआईओ को एड्रेस करके हम फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम सबको आरटीआई फाइल करने से पहले जानना जरूरी है। अभी जान लेते हैं ड्यूटीज ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर आफ्टर रिसीविंग आरटीआई पिटीशन। किसी भी सरकारी कार्यालय में अगर आरटीआई पिटीशन पब्लिक इंफॉर्मेशन द्वारा रिसीव किया जाता है तो उसका पहला ड्यूटी है कि मांगे गए इंफॉर्मेशन उसके विभाग से संबंधित है कि नहीं देखना। अगर मांगी गई इंफॉर्मेशन उसके विभाग से संबंधित है तो 30 दिन के अंदर उसका आंसर देंगे, और अगर मांगी गई इंफॉर्मेशन उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है तो आरटीआई एक्ट के सेक्शन 6(3) के तहत संबंधित विभाग के लोक सूचना अधिकारी को आरटीआई पिटीशन ट्रांसफर कर देंगे, और जानकारी पिटिशनर को भी लिखित में देंगे कि आपका पिटीशन जो है दूसरे पीआईओ को ट्रांसफर कर दिया गया है। आरटीआई के सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 कहता है, कोई भी व्यक्ति अगर उसके लाइफ और लिबर्टी से संबंधित इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को उसकी आंसर 48 आवर के अंदर में देनी होगी। आरटीआई पिटीशन मिलने के बाद लोक सूचना अधिकारी ये भी देखेंगे कि मांगी गई इंफॉर्मेशन सेक्शन 8, 9, सेक्शन 11 या फिर सेक्शन 24 के तहत तो नहीं आते हैं। अगर आते हैं तो वो एप्लीकेंट को इंफॉर्मेशन देने से मना कर सकते हैं। अभी जान लेते हैं, यदि लोक सूचना अधिकारी द्वारा इंफॉर्मेशन देने से इनकार किया जाता है या फिर आवेदन को खारिज कर दिया जाता है तो आप क्या करेंगे। If the public information officer refuses to accept the application or reject the RTI petition or deny to supply the information within 30 days, तो एप्लीकेंट सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 19 के तहत फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को सूचना के लिए अपील दायर करेंगे। आप अपील तब भी फाइल कर सकते हैं जब
पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर द्वारा दिए गए इंफॉर्मेशन से आप संतोष नहीं होते या फिर आपको FIO द्वारा गलत इंफॉर्मेशन सप्लाई किया जाता है। अभी जान लेते हैं फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का क्या ड्यूटी है। फर्स्ट अपील फाइल करने के बाद फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी आपके अपील को बारीकी से देखेंगे। अगर उसको लगता है कि इंफॉर्मेशन सप्लाई करनी चाहिए तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को इंफॉर्मेशन सप्लाई करने का आदेश कर देंगे, अन्यथा आपके अपील को खारिज कर देंगे। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का यह भी ड्यूटी है कि किसी भी अपील को 30 दिन के अंदर डिस्पोज ऑफ करना। हाँ, कुछ मामले में डिस्पोज ऑफ करने के लिए 45 डेज का भी समय लग सकता है। यदि आपको फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी से 45 दिनों के अंदर कोई भी सूचना प्राप्त नहीं होते हैं या फिर आपका फर्स्ट अपील खारिज कर दिया जाता है तो सेक्शन 19(3) के अंतर्गत आप फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के खिलाफ या उसके निर्णय के खिलाफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के समक्ष सेकेंड अपील दायर कर सकते हैं। सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी यानी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी को सेकेंड अपील मिलने के बाद उसमें एक केस नंबर देंगे, जिसके बाद एप्लीकेंट और पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को हियरिंग में बुलाया जा सकता है। सेकेंड अपील सुनने के बाद स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को अगर लगता है कि आपको इंफॉर्मेशन RTI एक्ट के तहत मिलनी चाहिए तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को इंफॉर्मेशन सप्लाई करने का आदेश करेंगे, और अगर लगता है कि मांगी गई इंफॉर्मेशन RTI अधिनियम के तहत नहीं दिया जा सकता है तो आपका अपील को खारिज कर देंगे। इसमें और एक बात बताने की जरूरत है, अपील सुनने के दौरान अगर अपीलेट अथॉरिटी को लगता है कि लोक सूचना अधिकारी इंफॉर्मेशन छुपा रहे हैं, सूचना देने में देरी कर रहा है, भ्रामक या अधूरी जानकारी सप्लाई करते हैं या फिर इंफॉर्मेशन को नष्ट करने की कोशिश करते हैं तो सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी उस लोक सूचना अधिकारी के ऊपर सेक्शन 20 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत डेली बेसिस में 250 रुपया करके 25,000 तक की जुर्माना लगा सकते हैं। लास्टली, यदि आपको सेकेंड अपील फाइल करने के बाद भी सूचना नहीं दिया जाता है तो आप हाई कोर्ट में सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी के डिसीजन के खिलाफ आप केस कर सकते हैं। अंत में बात करते हैं 2019 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में क्या संशोधन किया गया। 2019 में मूल RTI एक्ट 2005 के सेक्शन 13, 16 और 27 में संशोधन किया गया। इस संशोधन के अंतर्गत आप चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट, टर्म्स, टेन्यूर, कंडीशन ऑफ सर्विस, सैलरी एक्सेट्रा ये सब अभी केंद्र सरकार द्वारा तय किए जाएंगे। 2019 अमेंडमेंट से पहले चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की टेन्यूर 5 इयर्स तक फिक्स होता था या फिर एज 65 इयर्स होने तक ऑफिस होल्ड कर सकता था, और उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक कमेटी की रिकमेंडेशन से किया जाता था। इस कमेटी में प्रधानमंत्री जो कि चेयरमैन होते थे, उसके समक्ष लोकसभा से विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय मंत्री जो कि प्रधानमंत्री द्वारा चुना जाता था। लाइकवाइज स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स का भी टेन्यूर 5 इयर्स तक फिक्स होता था या फिर एज 65 इयर्स होने तक ऑफिस होल्ड कर सकते थे। स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की नियुक्ति राज्यपाल यानी गवर्नर द्वारा एक कमेटी के रिकमेंडेशन से किया जाता था, जिसमें मुख्यमंत्री चेयरमैन होते थे। साथ ही विधानसभा से विपक्ष के नेता और एक मंत्रिमंडल की सदस्य जो कि मुख्यमंत्री द्वारा चुना जाता था। अब सवाल है, क्या इस संशोधन से RTI एक्ट मजबूत बनेंगे? मेरा ये मानना है कि इस संशोधन के बाद RTI एक्ट के अंतर्गत जो भी डिसीजन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स या फिर स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स द्वारा लिए जाएंगे उसमें सरकार की हस्तक्षेप होंगे और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की ऑटोनॉमी कुछ हद तक कम हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम RTI फाइल करना छोड़ दें। सो लेट्स सी कितने इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की नियुक्ति सरकार द्वारा आने वाले दिन में किया जाता है। लास्टली, I encourage every citizen of India to file RTI application seeking various information so that we know what government is doing for the welfare of its citizen and this will bring more transparency in India. So friends, आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको RTI एक्ट क्या है इसको समझने में मदद मिली होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि लोगों में RTI एक्ट के बारे में जागरूकता बढ़े। अंत में, अगर मेरे चैनल में नए हो तो don't forget to subscribe my channel and please press the bell icon for latest update.
सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेस टॉपिक। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। जय हिंद।